नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। हर रोज़ इसी समय हम रोज़ बात करेंगे देश की राजनीति की। आज राजनीति में 2 बड़ी खबरें हुई हैं। पहला, बिहार चुनाव की घोषणा हो गई, तारीखों का ऐलान हो गया, 10 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, उसी दिन आईपीएल का फाइनल है। और दूसरी बड़ी खबर ये थी कि भारत बंद का आह्वान किया था किसानों ने। जो 3 कानून मोदी सरकार ने पास किए हैं किसानों को लेकर, उसके विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसका जो असर है मोटे तौर पे देखने मिला पंजाब और हरियाणा में। उस बारे में हम बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे इस विषय पर। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार में चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार में 3 चरणों में मतदान होगा। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यानी उस दिन बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा अब से लगभग 45 दिन बाद, यानी कि 10 नवंबर को। तो अब सवाल ये है कि जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, ये इस साल का दूसरा चुनाव है। आपको याद दिला दूं कि पहला चुनाव जो इस 2020 में हुआ था, वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी यानी आप बहुत बड़े अंतर से बीजेपी के खिलाफ जीती थी। तो अब जब ये दूसरा चुनाव है और ये दूसरे चुनाव की खास बात ये है कि कोरोना के काल में हो रहा है। कोरोना के काल में ये बात कही गई है कि भाई ये फैलता है जब एक जगह भीड़ होती है, किसी चीज़ को छूने से फैलता है। तो ऐसे माहौल में जबकि कोरोना के केस अभी भी देश में बढ़ रहे हैं, तब ये चुनाव होने जा रहा है। उसके लिए चुनाव आयोग ने अलग से इंतज़ाम किए हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि ये चुनाव में कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार 2005 से 2020 तक यानी आज तक 15 साल हो गए। नीतीश कुमार अगर एक छोटी सी अवधि हम छोड़ दें 2014 से 2015 के बीच की, तो नीतीश कुमार ही बिहार के पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं। 8-9 महीने वो नहीं रहते जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनको भी कहा जाता था कि वो डमी मुख्यमंत्री है, नीतीश के ही डमी हैं। और सचमुच में वो डमी थे। उस डमी को बाद में हटाना उनके लिए ज़रूर मुश्किल हो गया था। तो कुल मिला के 2005, 2010 और 2015 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं 15 सालों में, और तीनों में मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। अब अगर इस बार क्या होगा, 2020 में क्या होगा, ये अगर हमको समझना है तो हमें पिछले 3 चुनावों को, और मैंने इन तीनों चुनावों को काफ़ी नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि इस बार क्या होगा, हम पिछले 3 चुनावों के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए, बिहार में 3 पार्टियां हैं, 3 मोटे तौर पे बड़ी पार्टियां हैं। पार्टियां तो अनेक है, लेकिन जो 3 पार्टियां हैं जो कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करती है, परिणाम को प्रभावित करती है, वो है जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जिसके नीतीश कुमार अध्यक्ष हैं। दूसरी है आरजेडी, जो लालू प्रसाद यादव ने जिसकी स्थापना की थी, राष्ट्रीय जनता दल। और तीसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। तो इन 3 पार्टियों में से जो भी 2 पार्टियां 2005 से पहले भी बीजेपी और जेडीयू साथ में थे, लेकिन 2005 से इन तीनों में से जो भी 2 पार्टियां एक साथ रही है, उन्होंने चुनाव जीता है, उन्होंने सरकार बनाई है। 2005 में जेडीयू और बीजेपी साथ थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार बनी। फिर से 2010 में जेडीयू और बीजेपी साथ में थी, बहुत ही बड़ी जीत हासिल की थी, 210 सीटें मिली थी 243 सीटों में से। तो जब बीजेपी और जेडीयू ने 2005 और 2007-10 में साथ साथ चुनाव लड़ा, तो उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन 2015 में खेल पलट गया। पलट कैसे गया कि आरजेडी और जेडीयू ने साथ में चुनाव लड़ा, बीजेपी हट गई, तब भी जीत हुई आरजेडी की और जेडीयू की, मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। अब आप सोच रहे होंगे कि जो बीजेपी जेडीयू 2020 में साथ लड़ रही है, 2005 में साथ में लड़ी, 2010 में साथ में लड़ी, वो अचानक से 2015 में अलग अलग क्यों हो गई। तो एक छोटी सी बात आपको बता दूं, थोड़ा सा किस्सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना 17 साल पुराना संबंध तोड़ लिया, ये कहकर कि वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि ऐसा देख नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी जो कि एक सांप्रदायिक नेता है, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए उन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया 2013 में, और अकेले सरकार चलाने के लिए उनके पास नंबर थे, पर्याप्त नंबर थे निर्दलीयों और अन्य पार्टियों के सहयोग से। तो उन्होंने सरकार 2013 से 2014 तक चला ली। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी अलग लड़ी। बीजेपी के साथ हालांकि पासवान की पार्टी थी और आरएस उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी थी, लेकिन आरजेडी कांग्रेस साथ लड़ी और जेडीयू साथ लड़ी, अलग से लड़ी।
तो उस चुनाव में क्या हुआ कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली, एनडीए को बम्पर जीत मिली, और नीतीश कुमार जिन्होंने कि ये कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, वो देश में उनकी लड़ाई सांप्रदायिकता के खिलाफ है, वो एक समाजवादी विचारधारा से आते हैं, उन्होंने इस बात पर गठबंधन तोड़ा था। तो 2014 में जब बुरी तरह से हार हुई, बिहार में जेडीयू की भी हार हुई और बीजेपी की बम्पर जीत हुई, तो नीतीश कुमार ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये था कि नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन नीतीश कुमार को ये जल्दी बात समझ में आ गई कि अगर जेडीयू अकेले चुनाव लड़ती है 2015 में तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो दो घोर विरोधी, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और जेडीयू, ये 2015 में साथ में आ गए कि हमको सांप्रदायिक ताकतों को हराना है। इसलिए उन्होंने आरजेडी और जेडीयू, ये ध्यान रखिए कि दोनों एक ही धारा से निकले थे किसी समय में। जेडीयू भी यानी नीतीश कुमार भी लोहिया की राजनीति से निकले थे और लालू भी उसी राजनीति का हिस्सा था, समाजवादी राजनीति का हिस्सा थे। लेकिन उन्होंने बाद में उनके रास्ते बदल गए थे, नीतीश बीजेपी के साथ चले गए और लालू हमेशा से बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन 2015 में दोनों वापस साथ साथ आ गए, लालू और नीतीश दोनों साथ में आ गए। और इस चुनाव में मैंने जैसे आपको पहले कहा था 2005 2010 ये तीन पार्टियां हैं, जो दो पार्टियां किसी एक तरफ चली जाती है, यानी जब आरजेडी और जेडीयू एक साथ हो गए तो वो चुनाव में उन दोनों ने मिलकर 179 माफ़ कीजिएगा 179 सीटें उन्होंने उस चुनाव में जीती थी। और उनको जो वोट भी मिला था वो लगभग 39% वोट मिला था। तो एक भारी जीत 2015 में लालू और नीतीश की गठबंधन ने हासिल की थी। लेकिन अब 2020 का जब चुनाव हो रहा है, आप देख रहे हैं कि लालू और नीतीश दोनों अलग अलग है, वापस नीतीश बीजेपी के साथ है, यानी एनडीए के साथ में। तो क्या हुआ, जैसे 2013 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा नीतीश ने बीजेपी के साथ में, ये कहकर कि मेरी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से है। 2017 में जो तेजस्वी यादव है, जो लालू यादव के बेटे हैं और अभी चेहरा है बीजेपी के खिलाफ, जेडीयू के खिलाफ आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए, उन पर सीबीआई ने भ्रष्टाचार का केस दाखिल किया। और तब नीतीश कुमार ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, और इस आधार पे उन्होंने आरजेडी से संबंध तोड़ लिया और वापस बीजेपी की सरकार बना ली। तो अब आप ये सोचिए, जो 2013 में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी लड़ाई सांप्रदायिकता से है, इसलिए नरेंद्र मोदी से संबंध तोड़ा, बीजेपी से संबंध तोड़ा, और 2017 में उन्होंने संबंध तोड़ा लालू यादव या आरजेडी के साथ और वापस हाथ मिला लिया बीजेपी के साथ। तो 2015 का जब चुनाव हुआ था तब जेडीयू और नीतीश या जेडीयू और बीजेपी अलग अलग लड़े थे, आमने सामने लड़े थे। लेकिन अब 2020 में वापस साथ साथ लड़ रहे हैं। तो अब अगर हम वही वाला लॉजिक, पहले वाले जो लॉजिक हमने बताया था, वही अगर हम दोबारा से लगाते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि ये दो पार्टियां, जेडीयू और बीजेपी, एक खेमे में है और आरजेडी एक दूसरे खेमे में है। तो ये बहुत बड़ा जो अंकगणित है, ये 2020 के चुनाव में नीतीश के पक्ष में जाता है या एनडीए के पक्ष में जाता है कि अंकगणित उनके साथ में है। और अंकगणित कैसे साथ में, ये बता दूं आपको, इन दोनों पार्टियों ने, यानी जेडीयू ने और बीजेपी ने पासवान की पार्टी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ 2019 में जब चुनाव लड़ा तो बिहार में जो कुल मतदान हुआ उसका 53% वोट जो है एनडीए को मिला। यानी हर दो में से एक वोट से उससे भी ज़्यादा वोट जो है वो एनडीए को मिला। तो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो मतदान एक साल पहले लोकसभा चुनाव में हुआ है तो उतना तो मतदान शायद दोबारा से नहीं होगा, लेकिन अगर ये घट के 10% भी घट गया तब भी ये 43% हो जाता है। अगर 5 या 6% गिरा तो फिर ये 46-47 की रेंज में जाएगा। लेकिन अगर 10% भी मतदान कम हो, मतलब घट जाते हैं इनके वोट, तब भी 40% से ज़्यादा वोट एनडीए के झोली में आ सकते हैं। और 40% से अधिक वोट का मतलब ये है कि भारी बहुमत से उनकी जीत हो सकती है। तो ये मैंने जैसे कहा आपसे कि अंकगणित क्लियरली एनडीए के पक्ष में है, नीतीश कुमार के पक्ष में है। दूसरी बात उनके पक्ष में इस समय ये जाती है कि लालू यादव चुनाव मैदान में नहीं है। लालू यादव जिन्होंने आरजेडी बनाई, उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा, यह आरोप साबित हुआ और वो अभी जेल में बंद है झारखंड में, रांची में।
और उनको बेल दिलाने की, उनको परोल दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक जब तक उनकी आधी सज़ा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगले महीने इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस चुनाव में आरजेडी की तरफ से लालू यादव प्रचार करने के लिए नहीं है। अब सारा ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि लालू इस समय जेल में है, अंकगणित भी एनडीए के पक्ष में है, लालू मैदान में नहीं है। ये दो बातें पक्ष में जाती है। तीसरी बात जो उनके पक्ष में जाती है इस समय एनडीए के, कि जो आरजेडी का खेमा है, जो तेजस्वी यादव का खेमा है, उसमें से जीतन राम मांझी वो पाला बदल के एनडीए में आ चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ आ चुके हैं। एक और पार्टी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की, वो भी इसी रास्ते पर कि वो एनडीए की तरफ चले जाए। तो कुल मिला के इधर की जो खेमा है, जो तेजस्वी का खेमा है, वो कमज़ोर हो रहा है। वहाँ सिर्फ कांग्रेस ही एक बड़ी पार्टी बची है और एक आरजेडी बची है। बाकी दो छोटी पार्टी, एक जा चुकी है, दूसरी जाने के रास्ते पर है। तो इस तरह से इन तीन कारणों से एनडीए का खेमा या नीतीश का खेमा मजबूत लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी है। एनडीए के खेमे में भी गड़बड़ चल रही है। पासवान की पार्टी जो है, अब उनके बेटे चलाते हैं, चिराग पासवान, उन्होंने झंडा बुलंद कर रखा है नीतीश कुमार के खिलाफ कि नीतीश कुमार उनको मंजूर नहीं। ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तो नहीं कहा है, लेकिन ये बात साफ है कि वो ज़्यादा सीटें चाहते हैं और वो निगोशिएट कर रहे हैं, बार बार धमकी दे रहे हैं कि वो एनडीए से अलग हो जाएंगे। अभी तक ये साफ नहीं है कि वो एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो हटते हैं तो वो ज़रूर एनडीए को और ख़ास करके जेडीयू के, उन्होंने कहा कि हम जेडीयू के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे, तो वो जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये एक आशंका बनी हुई है। दूसरी बड़ी समस्या नीतीश कुमार के साथ ये है कि उनकी अपनी छवि, जो एक सुशासन बाबू की रही है, 15 साल तक वो मुख्यमंत्री इसी बदौलत रहे कि उनकी छवि पर कोई दाग नहीं लगा, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उन्होंने सुशासन दिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 15 साल के बाद अब इस सुशासन पर भी सवाल उठने लग गए हैं कि भाई बिहार तो जहाँ था वहीं रह गया, ऐसे उनके विरोधी कह रहे हैं। तो एक तरह से बहुत, ये जो कोरोना के भी केसेस हुए, बाढ़ भी आई, तो बार बार अब नीतीश के नेतृत्व पे सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये सुशासन कहाँ चला गया। तो एक तरह से नाराज़गी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ ज़्यादा है, बीजेपी जो उनके सहयोगी है उनके प्रति कम है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए दूसरी ये उनकी मुश्किल है कि जो उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी थी, जिसके आधार पर अब तक वो चुनाव जीतते आए हैं, वो इस बार उनको उनके खिलाफ जा सकता है। लोगों में उनके प्रति नाराज़गी है। पर अगर आप कुल मिला के देखिए, जो बातें उनके पक्ष में हैं और जो उनके विपक्ष में हैं, ये दोनों बातें अगर आप देखेंगे तो अभी भी उनका पलड़ा क्लियरली भारी नज़र आ रहा है कि 2020 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें नीतीश कुमार और एनडीए का पलड़ा भारी है। देखिए, तो ये तो हमने नाप तौल के ये तो कह दिया कि पलड़ा इस समय तराजू में नीतीश कुमार या एनडीए का भारी है, लेकिन अभी भी 45 दिन बाकी है। और जैसा कहते हैं कि राजनीति में तो एक हफ्ता भी बहुत होता है, तो अभी भी ये जो 40-45 दिन बचते हैं उसमें उलटफेर हो सकते हैं, कोई नए मुद्दे आ सकते हैं, और ये जो पलड़ा आपको दिख रहा है वो इधर से उधर भी जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि उनकी जो अपनी लोकप्रियता है उसको इस बार चुनौती मिल रही है। और एक बात आखिर में चलते चलते मैं ये कह दूं कि पलड़ा भरी नीतीश कुमार का भारी है, लेकिन नीतीश कुमार को इस चुनाव के बाद बीजेपी से ही दिक्कत हो सकती है। हालांकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, नड्डा जी, इन सब लोगों ने ये कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन कहीं दबी जुबान से ये बात ज़रूर हो रही है कि बीजेपी की सीटें अगर बहुत ज़्यादा आ गई जेडीयू के मुकाबले, तो बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक सकती है। अब तक ये हुआ है कि बीजेपी की सीटें कम आए या ज़्यादा आए, आरजेडी की भी सीटें कम आए ज़्यादा आए, हमेशा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल हो सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि जेडीयू को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके ही नेतृत्व को लेकर के एनडीए चुनाव जीत जाए, लेकिन नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर ही सवाल खड़े हो जाए। तो कुल मिलाकर ये चुनाव के बाद का मैंने आपको सिनेरियो बताया। इसी वजह से ये सारी जो उठापटक आप देख रहे हैं कि एलजेपी से खींचतान हो रही है, क्योंकि जितने ज़्यादा दल होंगे उतनी ज़्यादा सीटें बीजेपी या जेडीयू की कम होंगी। तो बीजेपी का चूंकि स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, तो बीजेपी को उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि नीतीश का स्ट्राइक रेट यानी जितने वो चुनाव लड़ते हैं और जितने पर जीतते हैं उसमें कम हो सकता है। इसीलिए ये खींचतान हमको देखने के लिए मिल रही है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर से हाजिर होंगे राजनीति पर चर्चा करने के लिए
इसी तरह से आपको मेरी बात कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। आप सहमत हैं मेरी बात से, नहीं सहमत है, जैसा भी होगा हम अगले कार्यक्रम में आपके कमेंट्स का जवाब भी ज़रूर देंगे। नमस्कार।